क्या रिकॉर्डिंग होगी। सो इंडस्ट्रीज हमारे पास देखी जाए तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं। हम आज के वक्त में पूरे इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल मटेरियल से ही घिरे हुए हैं। इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं हमारे पास सोप इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जिनमें मेटलर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उसके अलावा हमारे पास एक्सट्रैक्शन होगी, आयरन की एक्सट्रैक्शन तो देखेंगे, कॉपर की और एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन होगी हमारे पास। सल्फ्यूरिक एसिड के देखेंगे कैसी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, नाइट्रिक एसिड कैसे बन रहा है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है सोडियम कार्बोनेट, वो हो गया वॉशिंग सोडा, उसे भी देखेंगे। इसके साथ बाइकार्बोनेट बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो हमारे पास बेकिंग सोडा है उसे भी देखेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास आती है यूरिया, अमोनिया को देखेंगे, अमोनिया कैसे बनती है, अमोनिया एक गैस है। यूरिया की कंपोजिशन क्या है, वो कैसे मैन्युफैक्चर होती है, यूरिया की यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, वो देखेंगे। नेचुरल फर्टिलाइजर्स वर्सेस सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को भी देखेंगे, आखिर में पेट्रोलियम्स को भी देखेंगे। सो विदाउट एनी डिले हम आगे बढ़ रहे हैं। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। ओके, अब मेटलर्जिकल ऑपरेशंस हमारे पास होते हैं कि मेटलर्जी पहले हमारे पास क्या है। ओके, मेटलर्जी में हमारे पास आ जाती है कि मेटलर्जी जो है वो एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, सही है, इज अ ब्रांच ऑफ। करते क्या है इसमें, हम करते हैं मेटल्स के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड जो भी कारनामे होते हैं वो सारे के सारे इस ब्रांच के अंदर अंजाम दिए जाते हैं। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द एक्सट्रैक्ट। ओके, इसमें हमारे पास बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं देखी जाए तो। फर्स्ट ऑफ मुझे इसे बुलेट फॉर्म में कर रहे थे। ओके, और अभी हम ऐसे लो कर रहे हैं 16.1.2, सही है, 16.1.2 मेटलर्जी के ब्रांचेस हैं, इसके ऑपरेशंस हमें देखने। तो मेटलर्जी में पहले देखो हमारे पास माइनिंग होती है पहले, सही है। अब माइनिंग के बाद जो दूसरा हमारे पास होता है वो होती है हमारे पास क्रशिंग। ओके, क्रशिंग या कहो या ग्राइंडिंग, सही है। जब हमारे पास मेटल माइन करते हैं तो मेटल्स के पास हमारे पास ओर्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सारी की सारी ट्रम्प्स को हमें देखना पड़ेगा। सो पहले हम इन चीज़ों की तरफ जाएं तो हमें देखना चाहिए ट्रम्प्स कौन सी है हमारे पास आती है। एक टर्म आती है हमारे पास मिनरल। मिनरल हम किसे कहते हैं, मिनरल कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अर्थ के सरफेस के नीचे से निकाली जाए और उसमें हमारे पास मेटल्स हों, नॉन मेटल्स हों। नॉन मेटल्स में क्या आ जाता है, अर्थली इम्प्योरिटीज, जिनमें हमारे पास आती हैं रॉक, सैंड और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। ओके, सो मिनरल्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर फाउंड beneath the earth surface which contain metals and non-metals along with impurities such as sand, rocks, soil, etc. Okay, सो मिनरल्स की ये डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है और। अब और मिनरल में क्या डिफरेंस है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इस चीज़ पे मत करना, मैं ग्रुप में भी इसी चीज़ को पूछने की कर रहा था कि और मिनरल में क्या फ़र्क है। सो और की डेफिनेशन हम लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि और इज अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। ये सबने रटी हुई है कि और एक ऐसा मिनरल है जिसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। Means all the ores are minerals but not all the minerals are ores. Fine. लेकिन और को हम स्पेसिफिक क्यों कर रहे हैं, तो ये है कि और एक ऐसा मिनरल होता है जिसमें से हम लेस एफर्ट में, मीन्स आसान तरीकों से और सस्ते में किसी भी मेटल की एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, सही है। तो ये इकोनॉमिकल भी होता है और कन्वीनियंट भी होता है। सो उनकी डेफिनेशंस लिख लें। सस्टेन्स it beneath Earth's surface, hence metals and non-metals along with it is a mineral
from which metal can be extracted. Can be partially and economical PCO फ्रेंडली होता है. सो मिनरल और का डिफरेंस क्लियर है? तो पहले मुझे थम्स अप दीजिए. गेस्ट यूजर मीन सक्सेस. यस, थम्स अप अगर आपको क्लियर है. गेस्ट यूजर्स कृपया अपना नाम बताइए. एंड ओके, ये हो गया. एक और टर्म हमारे पास आती है गैंग. सो गैंग कोई और चीज़ नहीं होती. ये बस अर्थली इम्प्योरिटीज जो सैंड, रॉक वगैरह, कैल्शियम कार्बोनेट, डायमिस्टोन वगैरह जो चीज़ें हमारे पास मेटल्स या और उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, उन्हें हम कहते हैं गैंग. सो ये सिंपली अर्थली इम्प्योरिटीज हैं. एसोसिएटेड विथ ओर्स. अब इनमें हमारे पास आ जाती हैं सच एज रॉक्स, soil, limestone, etc. सही है. आई गेस somebody कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन मेरे पास आवाज़ सही से नहीं आ रही उसकी. अगर किसी को कुछ कहना है तो वो प्लीज़ टेक्स्ट कर दे. मेरे पास आवाज़ सही से नहीं आ रही है, जो मैं पीसी पे बैठा हूँ, मोबाइल चार्ज नहीं है मेरा. इसके बाद हमारे पास एक और टर्म आती है मेटलर्जी. भी हो गया. ये 2-3 टर्म्स हो गई. एक और टर्म आती है फ्लक्स, जो कि आप लोगों ने शायद ही सुनी हो या रिसर्च की हो तो आपने सुनी हो. फ्लक्स एक ऐसी सब्सटेंस होती है जो कि हम डालते हैं ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. उसे यूज़ करते हैं, और उसे इसलिए यूज़ करते हैं कि हम उससे रिएक्शन करवाते हैं. उसके बाद हमारे पास जितना भी कहेंगे कि इम्प्योरिटीज एंड गैंग पार्टिकल्स होता है ना, उन्हें निकालते हैं. सिंपली कहें तो एक ऐसी सब्सटेंस जिसे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के दौरान इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे पास अर्थली इम्प्योरिटीज या गैंग पार्टिकल्स को स्लैग की फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें निकाल के दे देती है, और हमें प्योर एलिमेंट को अलग कर देती है. ओके, इसकी 2-3 और टर्म्स हैं. लेट मी सी. बस यही 5-6 टर्म्स थी आई गेस. मेटल हो गया. मेटल, अब मेटल किसे कहते हैं? सिंपली मेटल एक ऐसी सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट की अच्छे कंडक्टर को पॉजिटिव आयन समय दे, और जो कि लाइक क्या कहें, प्रोटॉन रिच. मेटल एक ऐसी सब्सटेंस है वो कि होती है हार्ड भी होती है, मेलेबल भी होती है, डक्टाइल भी होती है, जिनमें वायर्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये मेटल की सिंपल सी डेफिनेशन है, आप जो चाहें लिख सकते हैं. ओके, देन हम आ जाते हैं मेन चीज़ के ऊपर. इज माय वॉइस क्लियर टू एवरीवन? अगर है तो थम्स अप.
अब सही है, मैंने एंट्री निकाल दी है। देन somebody वॉइस पे बता दे। हो चुकी है। थैंक यू। सो वी वर डिस्कसिंग के ये एक टर्म्स होती है, मिनरल्स क्या है, ओर्स क्या है, मेटलर्जी क्या है, गैंग क्या है, फ्लक्स क्या है। सो आई गेस ये सबको क्लियर है। अब अपन चलते हैं कि मेटलर्जी में हमारे पास ऑपरेशंस क्या होते हैं। पहले माइनिंग होती है, माइनिंग के बाद हमारे पास एक स्टेप आता है क्रशिंग। क्रशिंग हमारे पास मेटल्स में जो निकलते हैं, जब माइनिंग में हमारे पास आती हैं, वो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, चट्टानें। सो उनको हमारे पास आगे फर्दर प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है। सो उसके लिए हम पहले उन्हें क्रश कर देते हैं या ग्राइंड करके बिल्कुल पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं। ओके, उसके बाद डिफरेंट माइंस के लिए, सॉरी, डिफरेंट ओर्स के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। सो क्रशिंग हो गई, उसके बाद हम करते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कहो या एनरिचमेंट ऑफ ओर कहो या कहो आप ड्रेसिंग ऑफ ओर। इसमें सिंपली ये होता है कि हमारे पास जो ओर होती है उसमें से हम गैंग को निकाल देते हैं, मींस ओर को प्योर कर देते हैं। उसमें से अर्थली इम्प्योरिटीज, लाइमस्टोन हो गया, उसके साथ मट्टी वगैरह हो गई या रॉक्स वगैरह हो गई, इन सारी चीज़ों को निकाल देते हैं। सो इनमें हमारे पास पहले पहले जो आती है वो आती है हमारे पास ग्रेविटी सेपरेशन। ओके, ग्रेविटी सेपरेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमारे पास बुक में एक अलग डायग्राम बनी हुई है, उससे थोड़ा इजी में कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा आप लोगों को। सो उसमें हमारे पास ये होता है कि ऊपर से हमने अभी तक क्या किया, सिर्फ आयरन उसे क्रश किया है, सही है। बिफोर दैट मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की, तो रिकॉर्डिंग भी ऑन करता चलो। जो और थी उसे हमने क्रश किया, सही है। अब क्रश्ड और हमारे पास कहाँ पे, इसके अंदर क्रश्ड और है, सही है। यहाँ पे हमारे पास एक समझे एक स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, उसे देखें कि यहाँ से लगा हुआ है आपके पास नलका, जिसे हम कहते हैं टेप, सही है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, सही है। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। अब इस नलके में से जो पानी आ रहा है वो यहाँ से इस तरह से नीचे जाएगा। ओके, और यहाँ पे एक हमारे पास बीकर रखा हुआ होता है, कंटेनर रखा हुआ होता है, जिसमें हमारे पास कुछ चीजें आके सेटल होती हैं। होता ये कि एक ये पूरा एक सिस्टम है, ये बुक में डायग्राम नहीं होगी, मैंने इंटरनेट से देखी थी। सो ग्रेविटी सेपरेशन में हम क्रस्ट और जो होती है उसे हम यहाँ पे इस स्ट्रीम ऑफ वाटर में या जेट ऑफ वाटर में छोड़ देते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास क्रस्ट और आती है उसमें इम्प्योरिटीज भी होती हैं, साथ ही साथ और भी होती है। सो ग्रेविटी सेपरेशन उन ओर्स के लिए की जाती है जिनमें हमारे पास इम्प्योरिटीज मींस गैंग का डेंसिटीज या गैंग का वेट और का वेट में डिफरेंस हो, और अक्सर भारी होती है। तो और जो होती है वो इन ग्रुप्स या इन खड्डों में सेटल डाउन हो जाती है, और जो गैंग होती है वो गैंग बीइंग लाइटर, वो इस वाटर की स्ट्रीम के साथ जो है इस कंटेनर में आके कलेक्ट करते हैं और इसे बाद में फेंक देते हैं। ओके, सो ये हमारे पास सिंपली ग्रेविटी सेपरेशन होती है। सो हमें ये पता चल रहा है कि जो भारी चीजें वो खड्डों में हमारे पास सेटल हो रही हैं, जो हल्की चीजें यहाँ पे जा रही हैं। मींस ग्रेविटी सेपरेशन इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ ओर एंड गैंग। सो ये ग्रेविटी सेपरेशन की हमारे पास हो गई डेफिनेशन। सो एक ये हमारे पास सेपरेशन टेक्निक है। उसके अलावा ग्रेविटी सेपरेशन के एक दो और भी नाम हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ग्रेविटी सेपरेशन, इसमें हम वाटर के यूज करते हैं इसलिए हम कहते हैं इसे हाइड्रोलिक सेपरेशन। उसके अलावा इसी टाइप के एक और सेपरेशन होती है जिसके लिहाज से एमसीक्यूज मैंने देखे थे केपी में, केपी मींस नॉलेज प्लेटफॉर्म के साइक्लोनिक सेपरेशन होती है जिसमें वाटर की जगह पे विंड का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। सो इनकेस आ जाए तो आप
समझ जाएंगे ग्रेविटी सेपरेशन वाला ही काम होगा। और उसके अलावा ग्रेविटी सेपरेशन का ये नाम भी है कि हम इसे कहते हैं कि हम लेविगेशन कर रहे हैं, सही है। सो ये तीन हमारे पास नाम आ गए। नाम बताने से मुराद ये है कि अगर आपके पास कभी एमसीक्यू में आ जाए कि हाइड्रोलिक सेपरेशन क्या है या लेविगेशन क्या चीज होती है, सो कंफ्यूज मत होना, ये ग्रेविटी सेपरेशन के ही नाम है हमारे पास। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाती है फ्लोट फ्लोटेशन, और उसके बाद हमारे पास आती है मैग्नेटिक सेपरेशन। लेकिन देखो मैंने कहा कि कुछ और यहाँ पे इसमें सेपरेट करते हैं, और कुछ टाइप्स की और हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन में जाती हैं, और कुछ टाइप्स की और फ्लोट फ्लोटेशन में जाती हैं। ओके, अब हम देखें कि ग्रेविटी सेपरेशन जो हम करेंगे वो कौन सी ओर्स के लिए करेंगे, और इनकी अच्छी सी एग्जांपल भी मैं दूंगा कि ऑक्साइड्स जो होते हैं ना हमारे पास, ऑक्साइड्स की ओर्स जिनके आखिर में ऑक्सीजन लगा हुआ हो जिन ओर के फॉर्मूला में, जैसे कि हमारे पास आयरन की ओर है हेमेटाइट Fe2O3, या कहें हमारे पास एल्यूमिनियम की है बॉक्साइट Al2O3। ओके, सो उनमें आखिर में क्या है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो वो ऑक्साइड्स की ओर्स हैं। ऐसी ओर्स जो ऑक्साइड्स की ओर्स हों या कार्बोनेट्स की ओर्स हों, उनको हम ग्रेविटी सेपरेशन की टेक्निक के तरीके से कंसंट्रेट करते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थम्स अप। अगर हमें ग्रेविटी सेपरेशन की डायग्राम बनानी हो तो हम ये वाली बना सकते हैं। मैं तो यही बनाऊंगा, बेशक बना सकते हैं, जरूरी नहीं जो बुक में ही वो चलाएं। एज कम्पेयर टू बुक वाली डायग्राम, इस डायग्राम को समझने में भी आसान लग रहा है कि हो क्या रहा है, बुक में इतना खास समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल अब चलते हैं दूसरी टेक्निक की साइड, जो हमारे पास है फ्रोथ फ्लोटेशन या मैग्नेटिक सेपरेशन, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। उससे पहले मुझे अपनी स्क्रीन को कीप ऑन करना दें। अब आती है फ्रोथ फ्लोटेशन। ओके, एक और एमसीक्यू मैंने जो लास्ट टाइम भेजा था ग्रुप में, वो ये था कि हमारे पास क्या स्टेप्स होते हैं। सो ये जो तीन टेक्निक्स होती हैं ये डिफरेंट ऑर्स के लिए डिफरेंट होती हैं, इनकी कोई एक सीक्वेंस नहीं होती। ओके, ऐसा नहीं है कि पहले क्रशिंग तो पहले से ही होगी, लेकिन कंसंट्रेशन में ऐसा नहीं है कि हम तीनों को यूज करें। डिफरेंट ऑर्स के लिए डिफरेंट होती हैं, तो ये सीक्वेंस में नहीं होती, इस चीज पे मत जाना। फ्रोथ फ्लोटेशन, इसमें नाम ही बता रहा है कि क्या होगी, फ्रोथ होगी। फ्रोथ कहते हैं जाग या लेदर का से। ओके, लेदर का वर्ड आपने सुना होगा वाटर के अंदर, चैप्टर वाटर वाले चैप्टर में। ओके, जाग क्या होगी, जाग इसमें फ्लोट करेगी। इसमें भी यही होता है कि ये जो काम करते हैं हमारे पास वेटिंग डिफरेंस, हमारे पास पता है ये मेटल्स वगैरह होते हैं वो ऑयल के साथ हमारे पास मिक्स हो जाते हैं या ऑयल को वेट कर देते हैं। ओके, और जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो वेट हो जाते हैं वाटर के साथ। सो इसी प्रिंसिपल के ऊपर फ्रोथ फ्लोटेशन हमारे पास बेस करती है, जिसमें ये होता है कि ये कंटेनर होता है, टैंक। ओके, ये समझे एक होल्स हैं दो चार। ओके, यहाँ से एक इनलेट है, जिस इनलेट में से हम डालेंगे क्या, मिक्सचर। किस चीज का होगा, पाइन ऑयल का, पाइन ऑयल होगी उसमें, वाटर होगा उस मिक्सचर में, और होगा हमारे पास और होगी, प्लस गैंग भी होगी, जाहिर बात और है तो। ओके, सो ये हमारे पास मिक्सचर जाएगा यहाँ से अंदर, सही है। दूसरी साइड से हम कलेक्ट करने के लिए भी रखते हैं, जहां से निकल के हमारे पास एक चीज कंटेनर में आएगी, फ्रोथ। होगा ये कि कंप्रेस्ड एयर जो है, कंप्रेस्ड एयर, ओके, कंप्रेस्ड एयर को हम यहाँ से इस इनलेट में से अंदर डालेंगे। ओके, अब चूंकि इसके अंदर हमारे पास सेपरेशन पड़ा हुआ है किसका, और का, सॉरी मिक्सचर पड़ा हुआ है पाइन ऑयल, वाटर और इन गैंग का। सो इसमें ये होगा कि पाइन ऑयल के साथ और जो वेट हो जाएगा, वाटर के साथ गैंग वेट हो जाएगा। सो यही प्रॉपर्टी हमें पता है कि और जो होता है
मेटल के सॉरी और जो होता है पाइन ऑयल के साथ वेट हो जाता है। एज अ रिजल्ट हमें ये पता है कि ऑयल जो होता है वो फ्लोट करता है वाटर की सरफेस पे, और गैंग पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं इसमें। बेसिकली ये हो रहा है कि हम यहाँ से कंप्रेस्ड एयर को अंदर अंदर डाल रहे हैं, और ये कंप्रेस्ड एयर से एजिटेशन होती है। एजिटेशन इज नथिंग एल्स बट सिंपल रोटेशन होती है वाटर की। ओके, कंप्रेस्ड एयर हम अंदर डालते हैं, कंप्रेस्ड एयर से इस मिक्सचर को या सॉल्यूशन को या सस्पेंशन को हम करते हैं एजिटेट, जिसके रिजल्ट में ये होता है कि जो पाइन ऑयल और के जो मिक्सचर होता है वो ऊपर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रोथ। ओके, फ्रोथ हमने बताया कि क्या जाग है, सही है, जाग की फॉर्म में ये ऊपर आ जाएगा। ओके, और जो गैंग पार्टिकल्स वगैरह होंगे ना, गैंग वो वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे या वाटर से वेट हो जाएंगे और नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट ये जो फ्रोथ ऊपर आई है वो इस इनलेट में से समझे बाहर निकल जाएगी। ओके, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, ये हमारे पास फ्रोथ है, वो इस इनलेट में से बाहर आएगी, उस अलग कंटेनर में हम उसे कलेक्ट कर देंगे। सिंपल सी टेक्निक है फ्रोथ फ्लोटेशन, जिसमें हम कंप्रेस्ड एयर को डालते हैं एक टैंक में। उस टैंक में क्या होता है, मिक्सचर होता है पाइन ऑयल, वाटर और एंड गैंग का। ये डिपेंड करता है इस कैरेक्टरिस्टिक पे कि ऑयल सॉरी और जो होता है वो ऑयल से वेट हो जाता है, और जो गैंग होता है वो हमारे पास वाटर से, और जो होता है वो ऑयल से वेट होता है, और जो गैंग होता है वो वाटर से वेट होता है। सो यही डिफरेंस है जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास एजिटेशन में फ्रोथ बनेगी। फ्रोथ जो होगी वो हमारे पास कंटेन करेगी और पार्टिकल्स को, और जो गैंग पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, उसे हम दूसरे टैंक में क्या करेंगे, कलेक्ट। एक सिंपल सी है। अब हमने देखा है कि यहाँ पे कॉपर चाल्कोपाइरेट होता है जो कॉपर की ओर है, उसमें हम इस टेक्निक को यूज कर रहे हैं। ओके, चाल्कोपाइरेट का जो फॉर्मूला होता है CuFeS2। ओके, इसमें हम देखेंगे सल्फाइड है, मींस एक चीज में कनेक्शन बना रहा हूँ कि फ्रोथ फ्लोटेशन में उन ओर्स को हम डालेंगे, या फ्रोथ फ्लोटेशन की टेक्निक से उन ओर्स को हम कंसंट्रेट करेंगे जो सल्फाइड्स की ओर्स होंगे। ओके, सल्फाइड्स की ओर्स हों। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, सल्फेट में और सल्फाइड में फर्क होता है। ओके, इसकी पावर भी -2 होती है, इसकी भी -2 होती है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। ये सल्फर है, ये सल्फर के साथ ऑक्सीजन 4 है, सल्फेट है, इसे कहेंगे सल्फेट। ओके, और इसे हम कहते हैं सल्फाइड। तो इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होने का आप लोगों को। फ्रोथ फ्लोटेशन की टेक्निक है अ टेक्निक बेस्ड अपॉन द वेटिंग डिफरेंस ऑफ oil with or with oil and gang with water। सो इस पे बेस कर रही है, और ये पूरा एक प्रोसेस हो रहा है हमारे पास। अगर ये क्लियर है तो प्लीज मुझे थम्स अप दे दीजिए, मैं जल्दी से आगे जाऊं, जितना जल्दी कर रहा था उतनी लेट हो रही थी आज। ओके, अगदस। ओके, देन आ जाते हैं हम मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन सिंपल सी चीज है जिसमें हम बहुत सी ज्यादा से ज्यादा मेटल्स वगैरह जो होते हैं और जो होती हैं वो इसी सेपरेशन के थ्रू हमारे पास सेपरेट की जाती हैं। ओके, सो इसे मैं समझाने से पहले मैं नाम से बता दूं कि क्या बता रहा है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब कि ओर्स और जो गैंग पार्टिकल्स होंगे उनकी डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, उसकी बिना पे हम इस सेपरेशन को या इस टेक्निक को या इस मेथड को यूज करते हैं। ओके, सो इसमें सिंपली होता है जो क्रस्ट और होती है, क्रस्ट और कहो या पाउडर्ड और कहो, सही है, उसको हम यहाँ से नीचे डालते हैं। ओके, किस चीज के ऊपर, एक बेल्ट होता है, और इसमें व्हील्स लगे हुए होते हैं, व्हील्स। अक्सर बच्चे कहते हैं कि ये व्हील्स मैग्नेटिक होते हैं। हाँ भाई होते हैं, बस दोनों के दोनों व्हील्स मैग्नेटिक नहीं होते, इनमें एक व्हील मैग्नेटिक होता है और एक सिंपल व्हील होता है। ये वाला होता है मैग्नेटिक व्हील, सही है।
इस चीज में कंफ्यूज मत होना। और ये जो बेल्ट है इसके ऊपर लगी हुई है वो होती है हमारे पास मैग्नेटिक बेल्ट। मैग्नेटिक बेल्ट से क्या मुराद, यही कि लोहे की वगैरह की होगी जो कि मैग्नेट को या मेटल्स वगैरह को अट्रैक्ट करेगी। सो और जो या जब इसमें से हम भेजेंगे क्रस्ट और यहाँ पे फेंकेंगे, सो यहाँ से ये और पास होगी। ओके, और जो पार्टिकल्स नॉन मैग्नेटिक होंगे वो यहाँ से दूर जाके गिरेंगे। ओके, क्योंकि इसकी स्पीड होगी तो वो कुछ इस तरह से गिरेंगे एक कंटेनर के अंदर। और जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो इसके साथ थोड़ी देर ज्यादा चिपके रहेंगे एज कम्पेयर टू नॉन मैग्नेटिक, वो एक दूसरे कंटेनर में जाके कलेक्ट होंगे। सो ये जो होगी हमारे पास मैग्नेटिक और होगी, और ये जो होगी हमारे पास नॉन मैग्नेटिक गैंग होगी। ये सिंपल सी टेक्निक है, मैग्नेटिज्म का यूज हो रहा है हमारे पास यहाँ पे। और इसमें हम बहुत ज्यादा ओर्स को निकालते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयरन की ओर जो होती है Fe2O3 ऑक्साइड है, तो वो वहां पे ग्रेविटी सेपरेशन से भी कंसंट्रेट होती है, यहाँ से भी कंसंट्रेट हो सकती है। मैग्नेटाइट यहाँ से कंसंट्रेट हो सकती है, और आयरन की जितनी भी ओर्स है ना वो सारी की सारी यहाँ से हो जाती हैं। ओके, उसके अलावा SnO2 जो कि टिन की एक और है वो भी यहाँ से हो जाती है, और मैग्नीश MnO2 मैग्नीज की जो एक और है वो भी यहाँ से हो जाती है, और एक TiO2 की है वो भी यहाँ से हो जाती है। मीन्स ऑक्साइड्स वगैरह को या जितनी मेटेलिक ओर्स हो वो सारी की सारी यहाँ से हो जाती हैं। आई गेस ये जो मैग्नेटिक सेपरेशन है बहुत ज्यादा ओर्स के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, सो मैग्नेटिक सेपरेशन की टेक्निक क्लियर है, सो थम्स अप। एंड अगर कोई क्वेश्चन है सो यू मे आस्क। फाइन, देन आ जाती है हमारे पास कंसंट्रेशन हो गई। अब मेटलर्जी में पहले हमें करनी होती क्रशिंग, उसके बाद कंसंट्रेशन करते हैं। कंसंट्रेशन की 3 डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ग्रेविटी सेपरेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन एंड फ्लोटेशन, तीनों की तीनों हो गई। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। कंसंट्रेशन हो गई, गैंग दूर हो गया, उसके बाद भी कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, उन इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए हम एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल्स की। ओके, अब इसके लिए हमारे पास बुक में जो दी हुई है वो हमें दिखा रहा है कि कॉपर की एक्सट्रैक्शन कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम उसमें ही जाएंगे। सो एक्सट्रैक्शन इज नथिंग एल्स बट जो इम्प्योरिटीज होती हैं उन्हें दूर करने के लिए और मेटल को ज्यादा प्योर फॉर्म में हासिल करने के लिए जो हम टेक्निक्स या केमिकल प्रोसेसेस में से गुजरते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन। इसमें पहले हमारे पास आ जाती है रोस्टिंग। ओके, सो रोस्टिंग जो होती है वो कुछ और नहीं होती, वो सिंपली होती है हमारे पास हीटिंग ऑफ और below its melting point to convert it into its oxide. ओके, अब ऑक्साइड में हम कन्वर्ट क्यों करते हैं रोस्टिंग में, वो इसलिए करते हैं कि ऑक्साइड्स जो होते हैं उनमें रिडक्शन आराम से हो जाती है और मेटल्स हमारे पास आराम से आ जाते हैं। सही है, सो इट इज नथिंग एल्स बट हीटिंग ऑफ और, याद रखना बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एक और पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ एयर को, सही है, या ऑक्सीजन को इज मैंडेटरी। ओके, so it is heating of ore below its melting point in the presence of air to convert करते हैं ऐसे किसमें, ऑक्साइड में। ओके, और के ऑक्साइड में कॉपर को हम लेंगे, कॉपर की जो चाल्कोपाइराइड और है जो है चाल्कोपाइराइड CuFeS2, इसकी एक्सट्रैक्शन बुक में दिखाई हुई उसको ही देखेंगे। सो यहाँ पे रिएक्शन एक होता है कि CuFeS2, ओके, इसे ऑक्सीडाइज करते हैं, क्योंकि इसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो इसे ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज मींस ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा। कॉपर जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा Cu2O प्लस, आयरन जब करेगा वो बनाएगा FeO, और जब सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो कि हमारे पास स्केप कर जाएगी।
बैलेंस करें तो हमारे पास कॉपर 2, कॉपर यहाँ पे 1 है तो बैलेंस के लिए 2 यहाँ पे आ गया। आयरन 2 है तो आयरन को 2 करो। सल्फर कितने 4 हैं तो सल्फर को हमें 4 करना है, सॉरी सल्फर 2 2 4, यहाँ पे 4 सल्फर हो गए, 2 कॉपर, कॉपर 2 आयरन, 2 आयरन, 2 4 सल्फर हो गए, 4 सल्फर आ गया हमारे पास। ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास कितने, 1 2 3, 3 और 8, सही है। सो इसको और ज्यादा आगे बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने में टाइम लग रहा है, लेट मी चेक इट। कॉपर यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे सही Cu2O, ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 प्लस होगा तो ये 4 हो जाएगा। ओके 4 8, ये 8 हो रहा है हमारे पास। देखें तो ऑक्सीजन 16, 16 और 4 20 और 20 और 2 22, 22 मीन्स 11 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स चाहिए। इस तरह से हम करते हैं सिंपली बैलेंस केमिकल की इक्वेशंस को। इसके अलावा इसकी सिंपल बैलेंस मेरे पास हुई भी, आई गेस यहाँ पे मैंने मे भी कोई मिस्टेक की हो, मिस्टेक की है। मिस्टेक इज दिस कि ये रिएक्शन नहीं हो रहा, पहले ये रिएक्शन होता है हमारे पास CuFeS2 जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, इसमें से सिर्फ Cu2 बनता है, Cu2S प्लस FeS प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, पहले ये रिएक्शन होता है। ओके रिएक्शन पहले यहाँ पे ऐसे होता है, वो रिएक्शन भी सही है लेकिन हमारे बुक के हिसाब से ये रिएक्शन हो रहा है। ओके मैं थोड़ा इंटरनेट से ज्यादा पढ़ चुका हूँ तो मैं वही रिएक्शन थोड़ा लिख गया था। यहाँ पे इसे बैलेंस करें तो कॉपर 2 है, कॉपर को यहाँ पे 2 करेंगे, आयरन 2 है तो आयरन को यहाँ पे 2 करेंगे, सल्फर 2 2 4 तो 4 है तो 1 2 3 4 सल्फर है और ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ये पूरी बैलेंस इक्वेशन है। ओके ये हमारे पास रोस्टिंग हो गई। रोस्टिंग में मैंने कहा कि हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन लेके इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन बुक के लिहाज से चलें या जो मिसने में पढ़ा था उसके लिहाज से चलें तो हम स्मेल्टिंग में जाके उन्हें ऑक्सीडाइज करेंगे और ज्यादा, सही है। स्मेल्टिंग क्या है, स्मेल्टिंग और कोई खास चीज नहीं है, इट इज जस्ट मोर हीटिंग। ओके हीटिंग अबव करते हैं इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसमें बिलो स्मेल्टिंग पॉइंट कर रहे थे, ऐसे मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हीट करेंगे। ओके और इसमें हमें चाहिए क्या, कोक, एयर, सैंड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ओके इन 3 चीजों की हमें नीड है। कोक को हम इसलिए यूज करें कि कोक जो हमारे पास आयरन वगैरह जैसी जो एक्सट्रैक्शन है उनमें हमारे पास एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। कोक टेम्परेचर को मेन हमारे पास रिएक्शन जो है वो हमारे पास एक्सोथर्मिक है तो उसके लिए हम कोक को यूज कर रहे हैं। ऑक्सीजन हमें चाहिए ऑक्साइड बनाने के लिए और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो हम इसे यूज कर रहे हैं बेसिकली स्लैग बनाने के लिए और साथ ही साथ टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ये जो हमारे पास होता है इसे हम करते हैं ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, सही है। इसकी बुक में हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, यू कैन सी दैट। ये ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हमारे पास स्मेल्टिंग का प्रोसेस होता है। इसके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो ये वाले होते हैं कि कॉपर, सॉरी जो हमारे पास रोस्टिंग में जो रिएक्शन हुआ था उसमें हमारे पास आया था कॉपर टू सल्फाइड, सही है, प्लस FeO, सॉरी FeS प्लस सल्फर डाइऑक्साइड आया था। रोस्टिंग में ये हमारे पास प्रोडक्ट में आए थे, सही है। सो इनमें सल्फर डाइऑक्साइड जो थी वो तो उड़ गई हमारे यहाँ से। अब क्या बचा Cu2S और FeS, इसको फर्दर हीट करेंगे स्मेल्टिंग में। तो हम पहले आयरन को देखेंगे, बिकॉज हमें कॉपर चाहिए ना तो पहले हम आयरन को निकालने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो पहले इस फेरिक के सल्फाइड को हम करेंगे ऑक्सीडाइज। सो पहला रिएक्शन जो होगा वो FeS प्लस O2 जो कि हमारे पास आगे जाएगा, ऐसे बनाएंगे FeO बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। FeA के सल्फर है के O2 है के बैलेंस इक्वेशन। ओके अब ये FeO जो हमारे पास है ये सल्फर डाइऑक्साइड अगेन स्केप कर जाएगी, उड़ जाएगी गैस है। FeO जो हमारे पास है ये वाला FeO रिएक्ट करेगा सैंड के साथ प्लस SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो बनाएगा
FeSiO3, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास है स्लेग। ओके, और ये स्लेग क्या है? स्लेग बेसिकली हमारे पास होती है इम्प्योरिटीज। ओके, स्लेग को हमने बना के निकाल दिया तो समझे हमने इम्प्योरिटीज को निकाल दिया। एक चीज याद रखना, ये FeO जब जब बनेगा ना, वो सेन के साथ रिएक्शन करेगा और हमारे पास स्लेग बनाएगा। ओके, एक तो ये रिएक्शन हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आता है कॉपर। तो कॉपर के लिए जो हम रिएक्शन करेंगे वो Cu2S है ना, और साथ हमारे पास ऑक्सीजन है। हमने कॉपर Cu2OS को हमने किया ऑक्सीडाइज और हमारे पास आएगा Cu2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करो तो Cu2S है प्लस O2 है, Cu2 है 2S एंड SA O2 बैलेंस इक्वेशन है। ओके, सो यहाँ तक हमारा रिएक्शन सही से आ रहा था। अब यहाँ से ये वापस उड़ जाएगी बाय, बचा क्या? कॉपर ऑक्साइड। अब ये कॉपर Cu2O जो है वो रिएक्ट करेगा FeS। अब ये FeS कहाँ से आया? हमने यहाँ पे जो ये वाला FeS को ऑक्सीडाइज किया था, FeO बना था, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज नहीं हुआ था, कुछ अमाउंट बच गया था आयरन का। वो जो बचा हुआ अमाउंट है उसको हम यहाँ पे लेके आए हैं। ओके, सो इसको हम लेके आएंगे तो हमारे पास रिएक्शन ये बनेगा कि Cu2S प्लस FeO बनेगा। और मैंने बताया FeO जब भी बनेगा ये सेन के साथ रिएक्शन करके स्लेग बनाएगा हमारे पास। सही है, सो ये FeO वापस स्लेग बनाएगा और यहाँ पे हमारे पास आया कॉपर Cu2S। इसमें जो कॉपर जो होता है हमारे पास, ये चीज याद रखना, 45% प्योर होता है। ओके, स्मेल्टिंग के प्रोसेस में यही चीजें हो रही हैं हमारे पास। यहां तक क्लियर है तो थम्स अप। क्लियर क्लियर, ओके थैंक यू। अब हमारे पास आ जाती है बेसिमराइजेशन। सो बेसिमराइजेशन से मुराद मुराद नहीं, बेसिमराइजेशन से रिलेटेड एक चीज मैंने देखी थी कि इंटरनेट पे रिसर्च किया तो मुझे पता चला बेसिमराइजेशन जो होती है वो सिर्फ कॉपर और आयरन के लिए हम करते हैं। ओके, स्पेशली कॉपर के लिए बेसिमराइजेशन होती है। अदरवाइज जितने भी दूसरी एक्सट्रैक्शंस हैं वो स्मेल्टिंग तक हमारे पास पूरी हो जाती हैं, काम तमाम हो जाता है उनका। बेसिमराइजेशन स्पेशली हम करते हैं कॉपर को, और ज्यादा उसके रिएक्शंस करवाते हैं उसमें, क्योंकि इम्प्योरिटीज होती हैं जो स्मेल्टिंग के बाद हमारे पास कॉपर आया है वो हमारे पास 45% प्योर है। सो इसको ज्यादा प्योर करने के लिए हम करेंगे बेसिमराइजेशन। बेसिमराइजेशन में देखें तो बेसिमराइजेशन, ओके, ये भी और कुछ नहीं है, ये जो कॉपर टू सल्फेट है और उसके साथ हमारे पास ये अभी भी कुछ कुछ रहता है। ओके, आयरन सल्फेट, तो इनको हम वापस और ज्यादा मेल्ट करेंगे तो इट इज फर्दर हीटिंग ऑफ मेट। ओके, मेट एक लफ्ज आया तो मेट कहते हैं हम FeS प्लस Cu2S के मिक्सचर को। ओके, सो मेट इसे कहते हैं। मेट को हम फर्दर ज्यादा करेंगे, इसमें भी वही चीजें चाहिए कि सेन चाहिए। क्यों चाहिए? वही रीजन, एयर भी चाहिए, एयर यहाँ का ऑक्सीजन, और कोक चाहिए कार्बन। इन तीनों का रीजन वही जो हमने स्मेल्टिंग में बताया कि कोक हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तभी चाहिए, साथ ही साथ ऑक्सीजन हमें चाहिए ऑक्सीडाइज करने के लिए, सेन चाहिए हमें स्लैग बनाने के लिए। एक सिंपल सी ट्रिक बता दूं, ये वाला रिएक्शन जो हो रहा है वो सेम यहाँ पे होगा, ये वाला जो हो रहा है वो सेम यहाँ पे होगा, ये वाला जो हो रहा है वो सेम यहाँ पे होगा, बस डिफरेंस जो होगा उस लास्ट रिएक्शन में होगा। सो वापस करते जा रहे हैं और क्यों हो रहा है वो भी बताऊं तो मैंने देखा कि यहाँ पे हमारे पास कॉपर टू सल्फाइड आ गया था और FeO जो वापस सेन के साथ रिएक्ट कर रहा था और स्लेग बना रहा था। लेकिन ये भी पता है कि जो FeS है वो हमारे पास बचा हुआ है। ओके, सो इस फेरिक सल्फाइड को और इस कॉपर सल्फाइड को हम लेके आएंगे बेसिमराइजेशन चेंबर में। वहां पे हम पहले FeS को करेंगे ऑक्सीडाइज, उसके बाद वो सेम रिएक्शन बनाएगा, FeO बनाएगा प्लस
हमारे पास बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड जो कि रिलीज हो जाएगी, और ये Fe जो होगा FeO वो हमारे पास रिएक्ट करेगा एज ऑलवेज सैंड के साथ, और स्लेग बनाएगा SiO3 जो कि स्लेग है। सो ये सेम रिएक्शन मैंने लिखे हैं, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन करनी है आपको। अब यहाँ पे आपको एक चीज बताऊं, इस स्टेप पे जो आयरन है ना वो पूरी तरह से निकल चुका है। ओके, ये खत्म हो गया, अब ये रहता नहीं हमारे पास। अब आयरन पूरा निकल गया, अब हमारे पास आती है कॉपर। कॉपर हमें पहले मेन जो चीज है कॉपर निकालना है, तो Cu2S जो हमारे पास 45% प्योर आया था ये वाला, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। हमारे पास आएगी Cu2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड अगेन गैस से उठ जाएगी। अब ये जो Cu2O है इसको हम रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन, इसको वापस ऑक्सीडाइज करवाएंगे। वेट, ये Cu2O जो है, सॉरी मैं एक चीज गलत कह गया, Cu2O जो है हमारे पास, ये जो हमारे पास आई है इस रिएक्शन से Cu2S प्लस ऑक्सीजन से, सो यहाँ पे जो ये Cu2S जो ये पूरा ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ओके, इसकी वजह से ये Cu2OS है जो, इसको वापस नीचे लेके आएंगे। अब आयरन तो हमारे पास खत्म हो चुका है हमें पता है, अब ये इस कॉपर में से सल्फर को निकालना है, तो सल्फर को निकालने के लिए हमने ऑक्सीडाइज किया जिसमें से हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बना। कॉपर ऑक्साइड बनने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये Cu2S बच रहा है, तो इस Cu2S को वापस कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन ऐसा होगा तो इसमें ये होगा कि ऑक्सीजन जो है ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि ऑक्सीजन यहाँ से निकल के सल्फर के पास आ जाएगा, तो मीन्स कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया, और ये जो कॉपर है यहाँ से निकल जाएगा। ओके, डिवाइस इज ओवर हीटेड या वेल सॉरी, हमें जुबानी बताना पड़ेगा, आई गेस आज थोड़ा दिन खराब है। सो मैंने कहा कि रिएक्शन होगा Cu2O का Cu2S के साथ, एज अ रिजल्ट हमारे पास कॉपर बनेगा, साथ ही साथ हमारे पास आएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो कि उड़ जाएगा। सो इसे बैलेंस करेंगे तो हमारे पास आएगा कि कॉपर जो आएंगे 6 मोल्स ऑफ कॉपर के आएंगे, और सल्फर डाइऑक्साइड जो वो रिलीज हो जाती है। कॉपर जो हमारे पास है ये यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं पोरस सरफेस हो जिसके सरफेस ऊपर नीचे हो, जो कि स्मूथ ना हो, साथ ही साथ उसमें सुराख हो, पोर्स, कुछ पोर्स हो, होल्स हो। होल्स ये इसलिए बनते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो इसमें से रिलीज होती है तो वो होल्स बना के जाती है, इसलिए हम कहते हैं इसे ब्लिस्टर कॉपर, जो कि 98% प्योर है। ओके, आई गेस मैं ये कैमरा यूज कर सकता हूँ। हम्म, सो इसमें से आज काम चलाएं। सो यहाँ पे ये देखा कि 6 मोल्स ऑफ कॉपर आया प्लस सल्फर डाइऑक्साइड आया, ये निकल गया। ओके, बैलेंस करें, दो दो ऑक्सीजन चाहिए, तो ये 4 कॉपर हो गए, और 4 और 2 6 कॉपर आ गया हमारे पास यहाँ पे। ओके, और सल्फर एक है, ऑक्सीजन 2 है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया हमारे पास। ये हमारे पास जो वो 98% प्योर है, और ब्लिस्टर कॉपर है, सही है। ये कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर जिसकी सरफेस पे हमारे पास होल्स हो या पोरस हो, सही है। अब हम चाहते हैं इसे और ज्यादा प्योर करें, उसके लिए हम चाहते हैं कंसंट्रेशन हो गई, और सॉरी एक्सट्रैक्शन हो गई इसकी पूरी। अब उसके बाद हमारे पास एक्सट्रैक्शन के बाद हमारे पास आती है एक इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मेथड आता है या टेक्निक आती है, जिसमें हम जो यहाँ पे स्मेल्टिंग में से या बेसिमराइजेशन में से जो हमारे पास आखिर में मेटल एक्सट्रैक्ट होके आ रहा होता है उसको और ज्यादा प्योर करते हैं। सो इसका कोई कुछ न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको हमने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है ना, रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो का वर्ड आ रहा है, बिजली को यूज करेंगे। ओके, बिजली को यूज करेंगे, रिफाइन मीन्स उसे क्लियर करेंगे या प्योर करेंगे, ऐसे ये प्योर करना है। तो एक टैंक लेंगे वापस, फाइन, टैंक आ गया हमारे पास।
टैंक के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट आ गया, इसमें हम डालते हैं इलेक्ट्रोड्स। मैं सिर्फ अभी एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कंस्ट्रक्शन पे ही काम कर रहा हूँ, सही है। सो इसमें एक बैटरी के साथ इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, फाइन। ये होती है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कंस्ट्रक्शन, सही है। अब इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम किस तरह से कर रहे हैं प्योरिफिकेशन या रिफाइनिंग, वो ये हो रहा है कि पॉजिटिव एंड जो होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड, मींस ये जो हमारे पास एनोड है, और ये जो नेगेटिव एंड है इसमें हमारे पास होता है कैथोड। ओके, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इलेक्ट्रोलाइट उस सेम मेटल का होता है, मींस मैं यहाँ पे कॉपर की एक्सट्रैक्शन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कॉपर का कोई सोल्ट डालूंगा, आयरन की कर रहा हूँ तो मैं आयरन का कोई सोल्ट डालूंगा। तो इसमें मैं कॉपर की एक्सट्रैक्शन कर रहा हूँ तो मैं डालूंगा कॉपर सल्फेट, ओके, SO4। और जो एनोड होगा वो होगा हमारे पास इम्प्योर कॉपर, और जो कैथोड हमारे पास है वो हमारे पास प्योर कॉपर है। ओके, एक और चीज याद रखना कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। ओके, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे जाएं तो इनका एक ये था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, सही है। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की चलेगी। हमें पता है करंट हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, कन्वेंशनल करंट ले रहे हैं। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ओके, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी फ्रॉम एनोड टू कैथोड, सही। और इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं कॉपर टू सल्फेट, ये जो होता है वो एसिडिफाइड होता है, सही है। एसिडिफाइड कॉपर टू सल्फेट यूज करने से फायदा ये होगा कि हमारे पास जो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये ब्रेक डाउन आयंस में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। और ये एसिडिफाइड है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करेगा, देयरफॉर वी यूज एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। सो ये कॉपर 2 आयंस में मींस कॉपर +2 और सल्फर के -2 आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सही है। देन होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे उसके नतीजे में जो इम्प्योर कॉपर है उसमें से हमारे पास कॉपर टू सल्फेट कॉपर के आयंस निकलेंगे इम्प्योर एंड कॉपर में से, मींस एनोड जो है वो रिलीज करेगा कॉपर आयंस को, सही। यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मींस यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रहे हैं, तो ये जो कैथोड है वो कहेगा भाई कॉपर मैं तेरे को दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, तू मेरे पास आ जा। कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे एनोड कैथोड से, तो वो कैथोड के पास चला जाएगा कॉपर एक एटम की जगह पे और जाके इस स्टिक के साथ लग जाएगा, सही है। एज अ रिजल्ट ये होगा कि आहिस्ते आहिस्ते इसमें से सारे के सारे कॉपर आयंस निकल जाएंगे और वो सारे के सारे कॉपर आयंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके साथ मिल जाएंगे, और ये होगा कि ये मोटी हो जाएगी और ये जो होगी वो पतली होती जाएगी। ओके, घुमा फिरा के बात करें तो सिंपल ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, सही। कॉपर जो यहाँ पे हमारे पास एनोड है वो एनोड हमारे पास ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैथोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो कॉपर के आयंस जो है वो यहाँ से लूज होंगे, उन कॉपर के आयंस को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कैथोड की तरफ से, उसकी वजह से वो वहां पे जाके आयंस इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और वो कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ पे कॉपर बन के प्योर कॉपर के फॉर्म में कैथोड पे क्या करेंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। यहाँ पे एक और चीज आती है कि जब ये एक थिक रोड में से थिन रोड में कन्वर्ट हो रहा होता है, इसमें हमारे पास कुछ इम्प्योरिटीज गिरते हैं जिन्हें हम कहते हैं एनोड मड, सही है। ये एनोड मड जो होता है, एनोड मड मतलब एनोड से जो निकला है वो कचरा, ये कंटेन करता है AuAg, मींस जो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद हो अगर हम देखें तो उसमें ये था कि कॉपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू सिल्वर एंड गोल्ड। तो उससे कॉपर से ज्यादा, कॉपर से जो
एलिमेंट्स कम रिएक्टिव हैं वो यहाँ पे एनोड मड की फॉर्म में आ जाएंगे, और जो स्पेशीज हैं, जो एलिमेंट्स कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हैं, वो अगर इम्प्योर कॉपर के अंदर हैं तो वो यहाँ पे हमारे पास इस कॉपर टू सल्फेट, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मिल जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिंक यहाँ से निकल रहा है, एक जिंक का आयन निकला, सही है, जिंक का आयन निकला, तो वो जिंक जो बनाएगा जिंक सल्फेट बनाएगा, सही है, वो सल्फर के आयन के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाएगा। इनकेस अगर जिंक की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ज्यादा जिंक सल्फेट बनेगा, तो एज अ रिजल्ट हमें टाइमली इस इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करना पड़ेगा, टाइमली कॉपर सल्फेट डालना पड़ेगा और जिंक सल्फेट को निकालना पड़ेगा। ओके, सो ये सिंपल सी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस है। इसमें अगर आपको सब चीजें क्लियर हैं तो थम्स अप। ओके, आपको क्लियर है। देन हम जाएंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो गई, मेटलर्जी के चार ये जो हैं प्रोसेसेस ऑपरेशंस वो हमने कर लिए हैं। ओके, यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर है। एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की तरफ जाएंगे अब। सो पहले पहले हम एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन करेंगे। एक और मैं खुशखबरी दूं, जो यहाँ पे 16.2.3 है, डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, वो पूरी की पूरी हम रोस्टिंग स्मेल्टिंग वगैरह में कर चुके हैं। इसको मैं थोड़ा ब्रीफ सा मैं दे दूंगा आगे जाके भी। उसके अलावा आयरन की एक्सट्रैक्शन करेंगे और एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन करेंगे, और ट्राई करूंगा मैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को भी आज बना के दिखा दूं। ओके, लेट मी सी, कैमरा चल रही है तो अच्छा है, थैंक गॉड। अब हमें करनी है आयरन की एक्सट्रैक्शन, सही है। सो हमें और चाहिए आयरन की, क्या और है आयरन की, वो हमारे पास है Fe2O3, जिसे हम कहते हैं हेमेटाइट। ओके, इसके अलावा एक और जो होती है आयरन की, वो होती है मैग्नेटाइट, जिसे हम यूज नहीं करेंगे, उससे भी होती है लेकिन अभी हम कर रहे हैं Fe2O3 को। ये होती है Fe3O4। ओके, सो ये भी आयरन की ओर है। रॉ मटेरियल हमें चाहिए, वो है हमारे पास रॉ मटेरियल में हमें चाहिए, एक तो सैंड चाहिए, कार्बन चाहिए, ओके, और दूसरी एयर की प्रेजेंस चाहिए हमें, सही है। साथ ही साथ हमें चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट मींस लाइमस्टोन। क्यों चाहिए उनको भी देखेंगे। तो कोक चाहिए, कोक का हो या कार्बन का हो, सैंड चाहिए SiO2, और चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट जो कि हमारे पास लाइमस्टोन है। उसके अलावा एयर की प्रेजेंस हमें चाहिए, सही है। और अब देखें तो प्रोसीजर ये होगा कि प्रोसीजर प्रोसीजर ओके, अगर पेपर में भी लिख रहे हैं तो इसी तरह से लिखते हैं कि बुलेट फॉर्म से लिखते हैं, मार्क्स आराम से आ जाएंगे। प्रोसीजर में पहले ये होगा कि हमारे पास ऑक्साइड है तो इसकी ग्रेविटी सेपरेशन होगी, सही है। पेपर में लिख रहे हैं तो ग्रेविटी सेपरेशन को की टेक्निक जो है उसमें क्या होता है वो भी आप थोड़ा डिफाइन कर दीजिएगा। तो पहले इसमें ग्रेविटी सेपरेशन होगी, कंसंट्रेशन में इसकी ग्रेविटी सेपरेशन होगी। अब ये कंसंट्रेटेड और जो है वो आएगी हमारे पास एक्सट्रैक्शन में, जिसके हम करेंगे पहले रिडक्शन, जिसका रिएक्शन ये होगा कि रिडक्शन हम करेंगे तो रिडक्शन जो होगी, सॉरी ट्रू रिडक्शन, इसकी करेंगे हम Fe2O3 प्लस कार्बन, एज अ रिजल्ट हमारे पास आएगा Fe प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सही है। इसको करें बैलेंस तो आयरन दो है, कॉपर यहाँ पे 3 है, सही है, और सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है। सो पहले ऑक्सीजन को हम करते हैं इवन, तो ये हो गए 4, तो ये 4 आयरन 6 ऑक्सीजन है, और
6 ऑक्सीजन हो गए, 3 कार्बन है, 3 कार्बन हो गए। एक रिएक्शन ये होता है। इसके अलावा एक ये जो हमारे पास कॉपी में लिखा हुआ है, एक रिएक्शन ये, एक रिएक्शन ये भी होता है कि हम जो करते हैं Fe2O3 को कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करवा लें। सही है। एज ए रिजल्ट हमारे पास ये होगा कि Fe बनेगा, प्रोडक्ट सेम रहेंगे। सही है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्रोडक्ट सेम है। आयरन कितने, 2 हैं, आयरन 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और 4 हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए 4, कार्बन बैलेंस करें, 2 2 4 आयरन, 4 आयरन और 6 ऑक्सीजन, 6 और 2, 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो रहे हैं। सॉरी, Fe2O3 इसको 3 कर देता हूँ। सो 3 ऑक्सीजन, 3 3 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 3 3 2 6, 6 ऑक्सीजन हो गए, 3 कार्बन है, 3 कार्बन। आयरन कितने, 2 हैं, तो आयरन के 2। ये हमारे पास बैलेंस हो गई। ओके, ये वो रिएक्शन है जो हमें मिस ने बताए थे और जो मिस ने बुक में लिखवाए, कॉपी में लिखवाए थे। सही है। उसके अलावा जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो हम यूज कर रहे हैं उसकी प्रोडक्शन कैसे हो रही है, उसका भी रिएक्शन मैंने पास पेपर में एक बच्चे का देखा था, जो कि बहुत ही काम की चीज है, जिसको मैं दिखाऊंगा इस कैमरा से। सो एक तो ये रिडक्शन प्रोसेस करेंगे। रिडक्शन में चाहिए था कार्बन मोनोऑक्साइड। चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करवाओ तो मेरे ख्याल से एग्जामिनर खुश हो जाएगा, बिकॉज मैंने इंटरनेट पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड के रिएक्शन से देखे। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है, कार्बन को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, एज अ रिजल्ट हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको रिएक्शन करवाते हैं कार्बन के साथ, एज अ रिजल्ट हमारे पास बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सही है। ऑक्सीजन कितने, 2 2, कार्बन कितने, 2 2। सो ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन जो हो रही है वो ऐसे हो रही है। तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन आप लिख लें, उसके बाद आप आ जाएं यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट करवाएं आयरन Fe2O3 आयरन की ओर के साथ, और आप ये वाला पूरा रिएक्शन वही लिख के आ जाएं। सही है। ये हमारे पास हो गई है। मुझे स्क्रीन स्टॉप करनी है। या सो आई गेस अब मेरे पास जो मैं कैमरा शो कर रहा हूँ वो अच्छे से आपको नजर आ रही होगी। ये रिएक्शन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम आयरन की ओर से रिएक्ट करवा के ये रिएक्शन लिख लें, या कार्बन को डायरेक्टली रिएक्ट करवा के ये लिख लें, तो कोई मसला नहीं है, दोनों सही है इसने बताए हुए। हमें यहाँ पे एक और रिएक्शन करवाना है, बिकॉज हमें यहाँ पे इम्प्योरिटीज को निकालना है। सही है। तो यहाँ पे ग्रेविटी सेपरेशन हो गई, रिडक्शन भी हो गई, लेकिन हमने जो यहाँ पे लाइम स्टोन डाला था, इसका क्या काम, सेंड का क्या काम। चलो माना सेंड जो हमारे पास रिडक्शन में कहीं ना कहीं काम आ जाती है, बिकॉज ये रिडक्शन जो है स्मेल्टिंग का प्रोसेस है और ब्लास्ट फर्नेस में हो रही है, तो वहां पे सेंड हमारे पास काम आ जाती है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट का हो या लाइमस्टोन का हो या चूने का पत्थर का हो, इसकी क्या नीड थी वो अब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन ओके, न्यूट्रलाइजेशन होगी। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक एसिड चाहिए, एक बेस चाहिए। ओके, सो एसिड बेस रिएक्शन के लिए हमें पहले एसिड और बेस को लाना पड़ेगा। सो ये जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है उसे पहले हम डिकम्पोज करेंगे, हीट करेंगे। सही है, सिंपली। सो इसे हमने जब हीट किया तो हमारे पास CaO बनेगा प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ओके, CaO कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये बेसिक होता है नेचर में, और जो सैंड होती है हमारे पास एसिडिक नेचर होती है नेचर में। सो अब जो रिएक्शन होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सैंड का होगा SiO2 मींस बेस, बेस प्लस एसिड, तो मींस ये जो रिएक्शन हो रहा है हमारे पास क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये दोनों जब मिलेंगे तो हमारे पास बनेगा CaSiO3 और इसे हम कहेंगे स्लेग। और ये जो स्लेग जो होती है ये यूज होती है हमारे पास रोड्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन में, ये वाली स्लेग यूज होती है। ओके, रोड्स की कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। ये हो गई हमारे पास आयरन की एक्सट्रैक्शन।
Is it clear to you all three? Yes, तो thumbs up. Abdullah and Agdas and Hiba. Thumbs up or thumbs up if you are clear all about. Abdullah, आपको कोई question है, so you may ask. Yeah, I know. एक मोबाइल में सुबह से चला रहा हूँ, so heat up हो गया, कैमरा नहीं खोल पा रहा. बहरहाल ये जो रिएक्शंस मैं लिख रहा हूँ इनकी मैंने पीडीएफ बनाई, सॉरी वर्ड फाइल बनाई है. मैं जो अभी ईद में यही कर रहा था, इस पे मैंने रिसर्च की है, एक वर्ड फाइल बनाई है जो कि मैंने अक्तस को भेजी है, लेकिन आप लोगों को भेजने से पहले वो उसको मिस से चेक करवाऊंगा, बिकॉज वो मैंने पूरी लिखी हुई अपनी तरफ से रिसर्च की हुई है. कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो तो वो मैं पहले मिस से चेक करवाऊंगा. इनकेस पूरी सही होगी तो मैं भेज दूंगा. उसमें सारे के सारे रिएक्शन जो सारी की सारी मैं बातें बता रहा हूँ वो सारी की सारी उसमें लिखी हुई हैं. इवन तो एक दो पॉइंट्स में अगर अभी मैं भूल रहा हूँ तो वो भी वहां पे लिखी हुई होंगी, सो नो टेंशन. अब आ जाती है हमारे पास कॉपर की एक्सट्रैक्शन. कॉपर की पूरी एक्सट्रैक्शन हम देख चुके हैं कि वहां पे कैसे हो रही है, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और बेसिमराइजेशन. अगर आप सेम वो की वो लिख के आ जाएं, और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मींस क्रशिंग से लेकर आखिर तक पूरी की पूरी आप लिख के आ जाए ना, वो पूरी की पूरी आपकी कॉपर की एक्सट्रैक्शन है. क्या होगा? और चाहिए हमें. और कौन सी कॉपर की होगी? चाल्कोपायराइड होगी या Cu2S होगी, दोनों चलती हैं, लेकिन हम चाल्कोपायराइड लेंगे जो कि है CuFeS2. देन और होगी हमारे पास, हमें रॉ मटेरियल में चाहिए होगा सैंड, चाहिए होगा कोक, चाहिए होगा एयर की प्रेजेंस, चाहिए होगी मींस ऑक्सीजन चाहिए. साथ ही साथ हमें चाहिए उसमें एक और चीज भी चाहिए थी. कोक हो गया, सैंड हो गया, सॉरी वेट, कोक चाहिए, सैंड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए एंड कार्बन चाहिए. सही, ये चार चीजें वहां पे हमें चाहिए थी. फाइन. सो वहां पे वो चार चीजें थी, वो पूरी की पूरी रिएक्शन आप लेके आ जाए. एक सिंपल उसका मैं रिएक्शन आपको दूंगा जो कि मिस ने लिखा हुआ है, वो सिंपल हम कॉपर की एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं इफ यू आर इन हरी पेपर के टाइम पे. सो लेट मी शो यू दैट. और उससे पहले मैं चेक करूंगा कैमरा मेरा खुल रहा है तो अच्छी चीज, अदरवाइज आई नो इन एप्स की स्क्रीन में ब्लर होती हैं चीजें. चलो ये 5-10 मिनट चलेगा. सो और हमें चाहिए कौन सी भाई? और चाहिए चाल्कोपायराइड. चाल्कोपायराइड सही है, CuFeS2. इसकी एक्सट्रैक्शन पीछे हम कर चुके हैं पूरी, जब मेटलर्जी के ऑपरेशंस दिखा रहे थे. लेकिन इसे और सिंपल बनाऊं तो इसके रॉ मटेरियल्स मुझे चाहिए ना, रॉ मटेरियल्स. वो क्या चाहिए? वो चाहिए हमें सैंड चाहिए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कोक चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी चाहिए, तो ऑक्सीजन भी लिख रहा हूँ. साथ ही साथ में लिखूंगा सैंड, कोक, ऑक्सीजन. एक और चीज आई गेस चाहिए थी जो कि मैं बोल रहा हूँ, वेल उसे मैं लिख लेंगे बाद में. देन आ जाता है हमारे पास प्रोसीजर. सही है, प्रोसीजर. ओके, प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये सल्फाइड की ओर है, तो सल्फाइड की जितनी भी ओर्स होती हैं वो हमारे पास, सल्फाइड की जितनी भी ओर्स होती हैं वो हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं, उनके लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन करते हैं. सही है, तो पहला स्टेप जो होगा फ्रोथ फ्लोटेशन, पेपर में लिख रहे हैं तो इस स्टेप को आप अच्छे से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. चीज मुझे याद आ गई, फ्रोथ फ्लोटेशन कर रहे हैं तो फ्रोथ फ्लोटेशन में हमें क्या चाहिए, ऑयल, और इसमें यूज करते हैं पाइन ऑयल. सही है, पाइन ऑयल यूज करते हैं इसके अंदर. सही. सो ये हमारे पास सिंपल सी चीजें हो गई. अब आगे जाएंगे हम, फ्रोथ फ्लोटेशन हो गई. उसके बाद हमारे पास दूसरा प्रोसेस आता है, पहले हम क्रशिंग करते हैं. अगर आप अच्छे से लिखना चाहें तो पहले क्रशिंग. क्रशिंग जो है ना, आप हर आयरन की, सॉरी हर मेटल की एक्सट्रैक्शन में लिख लें. पहला स्टेप करे क्रशिंग. दूसरा जो फ्रोथ फ्लोटेशन यहाँ पे हो रही, तो फ्रोथ फ्लोटेशन अगर वहां पे हम देख रहे हैं तो ग्रेविटी सेपरेशन हो रही थी, दूसरे पे ग्रेविटी सेपरेशन लिखें. तीसरा जो रिएक्शन होगा वो हमारे पास जो आ रहा है वो हम कहेंगे कि स्मेल्टिंग के प्रोसेस में होता है नॉर्मली. सही है,
वो वहां पे हम कुछ ज्यादा इक्वेशंस लिख रहे हैं, ज्यादा इक्वेशंस याद ना हो तो कॉपर के लिए आप सिंपली ये कर देंगे CuFeS2 जो होता है उसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं और साथ ही साथ हम सैंड को भी डाल देते हैं, सही, SiO2। एज अ रिजल्ट हमारे पास बनता है Cu2S प्लस FeSiO3। ओके, ये स्लेग है। ओके, तो एक रिएक्शन ये हो गया। दूसरा रिएक्शन, अब ये जो कॉपर टू सल्फाइड है इसको हम वापस ऑक्सीडाइज करेंगे, सही है, Cu2S प्लस O। जब इसे हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जो कि उड़ जाएगी और प्लस में कॉपर निकलेगा। सो कॉपर के एक्सट्रैक्शन में ये छोटा करके आपको लिखना है तो ये लिखें। अगर मैं जो करूंगा वो ये कहूंगा कि आप जाएं, जो ये पीछे मेटलर्जी के ऑपरेशंस किए हैं उनको अच्छे से देख लें और वो सेम एज इट इज वो के वो ही लिखे आ जाइए, बिकॉज उनमें हम कुछ डिटेल में अच्छे से बता रहे हैं, ठीक है, और ये शॉर्ट फॉर्म में हम बता रहे हैं जो कि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। एक और चीज, जो जो चीज आप कर रहे हैं यहाँ पे जो फॉर्मूला में लिख रहा हूँ उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है पेपर में आप लोगों को, वहां पर लिखने के ज्यादा मार्क्स हैं। ओके, ये हमारे पास कॉपर आ गया और ये जो कॉपर है 98% प्योर है, ब्लस्टर कॉपर है। इसके बाद हम करते हैं इसकी क्या, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ओके, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग को भी मैं कर चुका हूँ मेटलर्जिकल ऑपरेशन में, अभी अभी आप, सो वही प्रोसेस होगा, उसको आप थोड़ा डिफाइन कर देंगे किस तरह से कॉपर की एक्सट्रैक्शन हो रही है। फाइन, तो ये कॉपर के लिए पूरा हो गया। अब एल्यूमिनियम आ जाता है। एल्यूमिनियम से सवाल भी बहुत अच्छे आते हैं कि एल्यूमिनियम की और क्या है, वो होती है Al2O3 एल्यूमिनियम की, और रॉ मटेरियल चाहिए। सो रॉ मटेरियल हमारे पास होता है, रॉ मटेरियल में हमारे पास आ जाता है कार्बन। ओके, कार्बन को हम वहां पे यूज कर रहे हैं कैथोड, एज ए कैथोड एंड एज ए एनोड। कार्बन चाहिए हमें, क्रायोलाइट चाहिए। ओके, कार्बन एंड क्रायोलाइट ये दो चीजें। क्रायोलाइट को हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो क्रायोलाइट एक एल्यूमिनियम की फॉर्म है, सही है, लेकिन क्रायोलाइट जो है वो हमारे पास एल्यूमिनियम की जो ये और है बॉक्साइट, Al2O3, इसका मैंने नाम नहीं लिखा, इसका नाम है बॉक्साइट। सो ये जो Al2O3 ये बॉक्साइट को हम, इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो होती है अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस। सो इसकी मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम यूज करते हैं क्रायोलाइट। ओके, सो क्रायोलाइट जब हम यूज करेंगे तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास कम हो जाएगी और इसका नाम जो मुझे लिखना था वो है बॉक्साइट। ओके, रॉ मटेरियल में बस यही दो चीजें जो हमें चाहिए और कोई चीज नहीं खास। अब आ जाते हैं इसकी प्रिपरेशन। तो ये ऑक्साइड है तो मींस हम इसे ग्रेविटी सेपरेशन से निकालेंगे। सो मैं एक अच्छे तरीके से लिखूं तो पहले मैं करूंगा क्रशिंग। ओके, क्रशिंग का, ग्राइंडिंग का, वापस बता रहा हूँ, एक और लफ्ज जो मैंने नहीं बताया था वो भी बता रहा हूँ, पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन मींस छोटे छोटे दानों में कन्वर्ट करना, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ग्राइंड और क्रशिंग का भी वही मतलब है, इनको एक्सप्लेन कर देना। दूसरे में हमारे पास आ जाती है लेविगेशन। लेविगेशन में बता चुका हूँ किस चीज को कहते हैं, लेविगेशन कहो या ग्रेविटी सेपरेशन कहो, सेम चीज है, सही है। सो दूसरा स्टेप ये होगा इसका। तीसरा स्टेप ये जो होगा इसका कि एल्यूमिनियम में इसकी मेनली जो एक्सट्रैक्शन होती है ना वो हमारे पास होती है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, सही है। सो इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हम लेके जाएंगे इसे सेल की तरफ, सही है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, सो वही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चाहिए। हम एक टैंक लेंगे, सही है, ये टैंक है हमारे पास। इसमें हमारे पास छोटे मोटे बने लेकिन ये होते हैं हमारे पास, ग्रेफाइट होता है, सही है। ग्रेफाइट इज नथिंग एल्स बट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन होता है जो कि हमारे पास पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है और
नेगेटिव इसमें से कनेक्ट यहाँ पे कनेक्टेड होता है, ये नेगेटिव जो है ये भी ग्रेफाइट है। ओके, सो इसकी एक यूनिक चीज ये होगी कि इसका कार्बन सॉरी इसका कैथोड एंड एनोड जो है वो हमारे पास ग्रेफाइट का बना हुआ है, मींस कार्बन का बना हुआ है। फाइन, सो इसका कैथोड एंड एनोड ग्रेफाइट का बना हुआ है। सो इसमें जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस को शुरू करेंगे तो मैं यहाँ से ही मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ओके, सो इसकी जब मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा उससे पहले मुझे यहाँ पे ये चाहिए कि ये कैथोड है। ओके, ऐसे मैं कहूँगा कैथोड। ये पूरा जो ये टैंक है ना, ये बाउंड्रीज को या टैंक को, ये टैंक पूरा कैथोड कहलाएगा। और ये जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है ये हमारे पास एनोड होता है। सही है, ये चीजें याद रखनी है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है वो होता है हमारे पास क्रायोलाइट, मोल्टिन क्रायोलाइट, मोल्टिन क्रायोलाइट प्लस Al2O3 का मिक्सचर होता है यहाँ पे। सही है, सो ये हमारे पास एज इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब हम जब करंट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक हाई हीटिंग होती है। सही है, जिसमें ये मोल्टन क्रायोलाइट में रिएक्शंस जो यहाँ पे होते हैं वो रिएक्शंस ये होते हैं कि हमें पता है एनोड पे क्या होती है, रिडक्शन और सॉरी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। सही है, और कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सही है, और दूसरी चीज ऑक्सीडेशन की ये भी थी डेफिनेशन के गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो यहाँ पे ये भी ये हो रहा है कि जो कार्बन एनोड है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। सही है, सो रिएक्शन लिखें एनोड का, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एट एनोड। एनोड पे ये रिएक्शन हो रहा है कि कार्बन जो है ये यहाँ पे आपके पास जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। सही है, साथ ही साथ जो ऑक्सीजन जो है वो एनोड की तरफ आएगा, बिकॉज ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, एनोड। ऑक्सीडेशन मींस गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है एनोड की तरफ। सो ये ऑक्सीजन आ रहा है एनोड की तरफ, कार्बन लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पे अब रिएक्शन लिखें तो हमारे पास आएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पास बन रही है यहाँ पे। एक और चीज देखें कैथोड पे। सही है, कैथोड पे जाएं तो हमें पता चलेगा कि कैथोड पे हमारे पास एल्यूमिनियम आ रहा है। कि कैथोड क्या कार्बन है, सॉरी कैथोड तो वो क्रायोलाइट है, लेकिन कैथोड पे ये हो रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स साथ में साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज हो रहे हैं। सही है, सो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ये है कि दो 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 का चार, चार यहाँ पे आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लूज होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बनेगा। एल्यूमिनियम जो हमारे पास वो हमारे पास एल्यूमिनियम +3 एल्यूमिनियम के आयन जो है वो हमारे पास गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स को, 4 जो निकले थे उनमें से 3 लेगा और एल्यूमिनियम बना के हमारे पास कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, या कैथोड पे लिक्विड फॉर्म में ये टैंक के नीचे आ जाएगा। अब ये O2 जो आया और ये Al3 जो आया ये हमारे पास आयन्स हैं इस इलेक्ट्रोलाइट के। सही है, वो आयन्स हमारे पास ऑक्सीजन जो जा रहा है कार्बन एनोड्स के पास जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और जो एल्यूमिनियम है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है फ्रॉम एनोड, जिसकी वजह से ये एल्यूमिनियम में जा रहा है, बन रहा है। एज अ रिजल्ट ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो एनोड पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एनोड पे जो ग्रेफाइट होगा वो खत्म होता जाएगा। रीजन ये है कि इसका एमसीक्यू भी आ चुका है और ग्रुप पे भी हमने डिस्कस किया कि कार्बन एनोड्स खत्म क्यों होते हैं। रीजन ये कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वहां पे। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की वजह से कार्बन एनोड्स खत्म हो जाते हैं या बर्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें टाइमली इसे रिप्लेस करना पड़ता है। कार्बन आपको पता होना चाहिए महंगा कंपाउंड, एक कंपाउंड है या कहो एक एलिमेंट है, महंगा एलिमेंट है। सो कार्बन या ग्रेफाइट की बार बार रिप्लेसिंग होती है टाइमली, जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो है महंगा पड़ जाता है।
इसके अलावा इसमें हीटिंग भी हमें अच्छी करनी पड़ती है। हम जानते हैं कि मोल्टेन क्रायोलाइट यूज करने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमें एल्यूमिनियम को मेल्ट करने के लिए अच्छी खासी हीटिंग करनी पड़ती है। आई गेस 5 से लेकर 500 या 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में कहीं टेम्परेचर होता है इसका। तो ये बड़े टैंक में इसकी एक्सट्रैक्शन होती है। यहाँ तक आपको एक्सट्रैक्शन क्लियर है इन तीनों की, आयरन की, कॉपर की एंड एल्यूमिनियम की? पूछ लें और बता दें, थम्स अप कर दें। अगर कोई सवाल है सो पूछ सकते हैं। क्लियर है तो थम्स अप, एंड अगर कोई सवाल है सो पूछ सकते हैं चैट पे या वॉइस पे। अगदस को क्लियर है एंड गेस्ट यूजर आंसर तो वहाँ ही है यार। आयरन की एक्सट्रैक्शन क्लियर है। अच्छा पता नहीं है या क्लियर है? ओके सो इसको मैं सिंपल से बता दूं कि और हमें चाहिए आयरन की एक्सट्रैक्शन के लिए हमें पहले लिखना चाहिए और होती है हमारे पास Fe2O3 जिसे हम कहते हैं हेमेटाइट। रॉ मटेरियल चाहिए हमें कोक, सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। सैंड को हम यूज करते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ओके फाइन। सैंड को हम यूज करते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और कैल्शियम कार्बोनेट को हम यूज करते हैं आखिर में स्लैग वगैरह बनाने के लिए, सही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए। और कोक जो यूज करते हैं बिकॉज इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और कोक यहाँ पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज हो रहा है। प्रोसीजर ये होगा, मैं आपको बता चुका हूँ, अगर शुरू में आप नहीं थी तो सुनने के Fe2O3 यहाँ पे ये ऑक्साइड है आयरन का। जितने भी ऑक्साइड की ओर्स हैं वो सारी की सारी ग्रेविटी सेपरेशन की टेक्निक से गुजर के आती हैं, सही है, वो सारी की सारी ग्रेविटी सेपरेशन की टेक्निक से कंसंट्रेट हो सकती हैं। सो इसकी कंसंट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन करवाएंगे। ओके इसके बाद हम रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन इसकी हम करवाते हैं कार्बन के साथ। कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है, सही है, कार्बन हमने यहाँ पे कोको एज रॉ मटेरियल लिया है। सो Fe2O3 को जब हम कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास आयरन निकलेगा और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। बैलेंस कर दो केमिकल इक्वेशन को कि 4 आयरन है, 4 आयरन हो गए, 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन हो गए, 3 कार्बन है, इसे बैलेंस कर दिया। एक रिएक्शन ये होता है। ये दूसरा रिएक्शन आप कर सकते हैं कि आपके पास कार्बन नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ये प्रिफरेबल है, ज्यादातर जो रिएक्शंस मैंने इंटरनेट पे देखे वो कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं। सो कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्शन करवाओ आप Fe2O3 के साथ, वापस आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, इस इक्वेशन को बैलेंस कर दो। अब सवाल आता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड आया कहाँ से, आपने तो कार्बन लिया था। एक चीज हमें पता है कि एयर की प्रेजेंस हमें चाहिए, बिकॉज हम यहाँ पे कर्म कर रहे हैं स्मेल्टिंग के अंदर, स्मेल्टिंग के प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे लिख भी लो, ये स्मेल्टिंग हो रही है यहाँ पे, सही है। सो स्मेल्टिंग में हमारे पास एयर तो होती है। सो एयर जो होती है वो रिएक्ट करती है कार्बन के साथ और हमारे पास बनाती है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास बनाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से हमारे पास आई। ओके उसके बाद हम आयरन को तो निकाल चुके, लेकिन हमें अभी भी यहाँ से इम्प्योरिटीज को खत्म करना है। सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, बेस प्लस एसिड। सो ये हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, उसे हम करेंगे हीट। एज अ रिजल्ट वो डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो उड़ जाएगी, हमारे यूज की नहीं है। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये बेसिक होता है नेचर में, सही है, बेसिक है नेचर में। तो कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक होता है नेचर में, और ये सैंड होती है, सैंड जो हमारे पास होती है एसिडिक होती है नेचर में। सो बेस प्लस एसिड जब भी मिलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। सो इन दोनों को मिला के हम बनाते हैं कैल्शियम सिलिकेट, सही है, CaSiO3, इसे हम कहते हैं स्लेग।
और ये स्लैग जो यूज होता है रोड्स वगैरह बनाने में। ये रिएक्शन आपको क्लियर है तो आपको आयरन की एक्सट्रैक्शन क्लियर है। थम्स अप। एंड एल्यूमिनियम की मैंने अभी भी समझाई है, लेकिन कोई बंदा कह रहा था एक्सट्रैक्शन उसकी समझ नहीं है। ओके, सो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है जिसमें हम लेते हैं कैथोड एंड एनोड। ओके, कैथोड एंड एनोड ले रहे हैं। या इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा हमारे पास, और इसमें हम लेंगे कैथोड और एनोड। हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना है। हमें पहले एक टैंक लेंगे। ओके, वो टैंक ग्लास का हो सकता है, ब्रिक का हो सकता है, सीमेंट का हो सकता है, याद रहे मेटल का नहीं हो सकता। ओके, लेकिन यहाँ पे हम जो ले रहे हैं वो कार्बन का टैंक ले रहे हैं। सही है, कार्बन का कहो या उससे ज्यादा थोड़ा स्पेसिफिक कहो तो ग्रेफाइट। तो यहाँ पे ग्रेफाइट को यूज कर रहे हैं एज ए कैथोड, और ग्रेफाइट को यूज कर रहे हैं एज एन एनोड। व्हाट इज ग्रेफाइट? ग्रेफाइट इज नथिंग एल्स बट अ टाइप ऑफ कार्बन। कार्बन के एक टाइप है। ओके, सो यहाँ पे ग्रेफाइट यूज हो रहा है एनोड और कैथोड के लिए। हमें एनोड कैथोड चाहिए थे, दो इलेक्ट्रोड्स आ गए। लाइट चाहिए, बिजली चाहिए, तो इनको एनोड को कनेक्ट करते हैं हमेशा पॉजिटिव के साथ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमेशा एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। सो एनोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगाया और कैथोड को हमने नेगेटिव टर्मिनल से लगाया। एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन से मुराद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन। सो एनोड पे हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और ये कब होगा? जब हमें इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी एक और चीज मैं बता रहा हूँ कि हमें एक सॉल्यूशन चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो मोल्टन क्रायोलाइट प्लस Al2O3 बॉक्साइड का मिक्सचर होता है। सो ये जब हीटअप होता है, हीटअप कैसे होता है? जब हम इससे बैटरी पावर देते हैं या करंट देते हैं, तो ये रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट में कि इलेक्ट्रोलाइट हीट अप हो जाता है। उस हीट अप की वजह से जो Al2 है, एल्यूमिनियम के आयंस हैं, वो अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन के आयंस अलग हो जाते हैं। ऑक्सीजन हमेशा कहाँ पे जाएगा? एनोड की तरफ, बिकॉज गेन ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जाएगा एनोड पे, कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। सो जब कार्बन के साथ एनोड ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास -2 की पावर है अभी हमारे पास। सही है, जो कि मैंने रिएक्शन पे लिखा कि C+O पावर में -2। सही है, सो ये जब कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। बैलेंस करने में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे, लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन भी होगी एनोड पे। ओके, सो सवाल आता है एनोड क्यों खत्म हो जाता है? रीजन इज कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है एनोड पे, एज अ रिजल्ट कार्बन खत्म हो जाता है। ओके, सो एक ही हो गया। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एनोड से निकले जो कि जाएंगे कैथोड पे। कैथोड जो है वो एल्यूमिनियम जो जाए है, एल्यूमिनियम का आयन Al+3 वो जाएगा कैथोड पे, और वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन लेगा कैथोड से, और वो एल्यूमिनियम के आयन के फॉर्म में आके सेटल डाउन हो जाएगा टैंक के नीचे। एज अ रिजल्ट एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन हो जाएगी। सो अगर क्लियर है सो थम्स अप। वैसे मैं कैमरा वगैरह खोल के समझाने की कोशिश करूं, इस ऐप की कैमरा अच्छी नहीं है, साथ ही साथ मेरा मोबाइल हीटअप हो रहा है जिसकी वजह से फोन की कैमरा नहीं चल रही। क्लियर है तो थम्स अप। थैंक यू। हेबा को क्लियर है? एल्यूमिनियम टैंक के नीचे एक्यूमुलेट होगा या कैथोड पे? टैंक के नीचे ही होगा, बिकॉज जो टैंक है वो पूरा कैथोड है। टैंक की जब मैंने बॉडी आपको दिखाई यहाँ पे, लेट मी शो यू अगेन। ये जो पूरा का पूरा टैंक है ना, ये पूरा ग्रेफाइट है। सही है, पूरा टैंक ग्रेफाइट का बना हुआ है। सो
एल्यूमिनियम जो होगा वो यहाँ पे नीचे आके सेटल होगा, बिकॉज ये पूरा का पूरा कैथोड है। सो इस चीज में कंफ्यूज ना हो। इसकी एक अच्छी सी डायग्राम अगर मुझे नेट पे मिलती है तो मैं दिखा रहा हूँ, बाकी ये नीचे टैंक में मिलेगा। टैंक पूरा का पूरा ग्रेफाइट का है, कैथोड है। अगर किसी और को कोई सवाल है सो ही और शी में आस्क। अब ये जो टैंक दिखाया हुआ है आपको ग्रेफाइट कैथोड लाइनिंग, ये लाइन जो पूरी टैंक की है ये यहाँ पे हमारे पास नीचे जो आएगा मोल्टन एल्यूमिनियम आ जाएगा, जो यहाँ पे आपको सिल्वर में दिखाया जा रहा है। ओके, और ये आपके पास ग्रेफाइट के एनोड्स हैं। कैथोड जो वो भी ग्रेफाइट का है। ग्रेफाइट इज नथिंग एल्स बट अ टाइप ऑफ कार्बन, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। यहाँ तक क्लियर है तो सबके सब थम्स अप दे दें मुझे प्लीज। अब्दुल्ला अकदस एंड जी यू एंड बेनजीर, एच ए मीन हंसराज, थम्स अप। एंड स्टिल किसी को कोई क्वेश्चंस हैं सो वो भी पूछ ले। 15 मिनट अभी रहते हैं, सो मैं चाहता हूँ आगे का एक ऐसे लोग कवर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड वाला। ओके देन मैं मूव कर रहा हूँ एसएलओस की तरफ। एसएलओ में आगे डिमांड हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड की आई गेस। उसके बाद हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। एक चीज यहाँ पे याद रखना कि सल्फ्यूरिक एसिड की हम मैन्युफैक्चरेशन तो करेंगे, लेकिन उसका प्रोसेस है, उसका नाम जो वो याद रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम हमेशा मैन्युफैक्चर करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। नाम आ जाता है अक्सर और गलती कर जाते हैं बच्चे, सो इस चीज पे कंफ्यूज मत होना। और जब भी आए कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन या मैन्युफैक्चरिंग कौन से मेथड से होती है, वो लिख देना कि क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस से होती है। ओके, एंड गेस्ट बेनजीर अब्दुल्ला, इन तीनों के लिए थैंक यू। अब आगे जाएंगे हम थोड़ा। एंड मेरी स्क्रीन आई गेस शेयर्ड है। स्क्रीन इज शेयर। मैं वापस कैमरा खोलने की कोशिश करूंगा। ओके, सो हमारे पास आती है अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का पहले फॉर्मूला देख लो। ये एसिड है जिसे हम कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। ओके, बहुत सी जगहों पे यूज होता है ये। हमें करनी है इसकी मैन्युफैक्चरेशन। ओके, सो इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम पहले इसकी कंपोजिशन देखें। इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। सो हमें इन चीजों को लाना है कहीं ना कहीं से। इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो हमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन वाले कोई कंपाउंड्स चाहिए, सही है। सो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल लेंगे, जिसमें हम लेंगे सल्फर को, ऑक्सीजन को, सल्फ्यूरिक एसिड को और वाटर को। ये सारी की सारी इसकी रॉ मटेरियल्स होंगी। अब कोई बंदा ऐसा हो कि हम यहाँ पे और नहीं लिख रहे, क्यों? सो सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे हम मेटल की एक्सट्रैक्शन से बाहर आ चुके हैं। सो हमें रॉ मटेरियल में चाहिए सल्फर, सही है, सल्फर एस। ऑक्सीजन चाहिए बिकॉज हमें ऑक्सीडेशन करवानी है। और सल्फ्यूरिक एसिड भी चाहिए हमें, जो कि 98% जो वो कंसंट्रेटेड हो, सही है। और क्या चाहिए हमें? और हमें एक और चीज चाहिए थी, वाटर। आ जाते हैं आगे। ऑक्सीडेशन करवाएंगे। फर्स्ट स्टेप जो है, मैं प्रोसेस लिख रहा हूँ, सही, प्रोसीजर। फर्स्ट हम करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर। ओके, सल्फर प्लस O2 एज अ रिजल्ट आपके पास आएगा सल्फर डाइऑक्साइड, सही है। आगे ऑक्सीडेशन हो गई, उसके बाद हम इस सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस आई है इसकी ऑक्सीडेशन भी करेंगे।
टू ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सो रिएक्शन ये होगा कि SO2 प्लस ऑक्सीडेशन हो रही है, तो यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पे SO4 बनना चाहिए, नहीं, यहाँ पे बनेगा SO3। ओके, और ये जो रिएक्शन होता है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, बिकॉज SO3 लेस स्टेबल होता है और SO4 तो हमें बनना ही नहीं है यहाँ पे। सो इस रिएक्शन में एक कंडीशन होती है हमारे पास। कंडीशन ये है कि टेम्परेचर जो है ना वो हमें रखना है 400 से 500 या 450 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रखना है। और यहाँ पे कैटलिस्ट यूज होगा V2O5 जिसका नाम है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, 5 है तो पेंटा ऑक्साइड। ओके, ये कैटलिस्ट है जो यूज हो रहा है यहाँ पे। अब ये जो कंपाउंड जो आया है ये हमारे पास है बहुत ही लेस स्टेबल है। सो इसको हम जल्दी से क्या करेंगे, इसकी हम करवाएंगे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन होती है, हाइड्रेशन करो, कॉपी में मेरे पास लिखी हुई हाइड्रेशन, लेकिन हम चाहें तो एक और स्टेप बढ़ाने के लिए भी कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या एक साथ ही लिख लो, फर्क नहीं है। सो जो मिसने लिखवाया था मैं उसी के साथ आप लोगों को समझाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन ना हो। इस सल्फ्यूरिक एसिड जो SO3 जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसकी हम कराएंगे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन होती है एडिशन ऑफ वाटर, सही है, ये है एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन और एंड एडिशन में लिख रहा हूँ, हाइड्रेशन एंड एडिशन ऑफ सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड, सही है। सो ये जो SO3 है इसको मैं पहले रिएक्शन करवाऊंगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ओके, एज अ रिजल्ट मेरे पास एक कंपाउंड आएगा H2O7 जिसे मैं कहूंगा ओलियम। ओके, अब ये ओलियम आया है इसको मैं सिंपली वाटर में डालूंगा, डिसॉल्व करूंगा। सो ओलियम, सॉरी, ओलियम मींस H2O7 प्लस वाटर। एज अ रिजल्ट मेरे पास जो कंपाउंड आएगा वो होगा H2SO4। पूरी की पूरी रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस को याद करने से बेहतर इनको थोड़ा समझ जाओ। एक लफ्ज यूज करूंगा, ऑक्सीडेशन। ये अमल होगा तो ही हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरेशन पूरी की पूरी ऑक्सीडेशन पे हो रही है। हम सल्फर लेंगे, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। सल्फर डाइऑक्साइड को वापस हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। लेकिन कंडीशंस यहाँ पे रिएक्शन की होंगी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा बिकॉज इट इज लेस स्टेबल देन सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरी चीज, टेम्परेचर हाई होना चाहिए 400 से लेकर 450 या 500 डिग्री सेल्सियस का। कैटलिस्ट यूज होगा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये कंडीशंस याद ही रखनी है। सो सल्फर की ऑक्सीडेशन की सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन की सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑक्सीजन बना, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। अब इसको हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने लिया था 98% कंसंट्रेटेड है। सो उस सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे तो हमारे पास सिंपली इन दोनों को रिएक्ट करवाओ, H2 लिखो, उसके बाद S है तो S गिनो कितने, S2 तो S2 लिख दो, O गिनो कितने, O7 तो लिख दो H2O7 जिसे हम कहते हैं ओलियम। ओके, अब इस ओलियम को आप वाटर में डाल दो, इसकी हाइड्रेशन करवाओ ओलियम की, आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा। बैलेंस करो तो H कितने 2 हैं, सॉरी H कितने 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 4, तो मीन्स 2 to the 4, 4 हाइड्रोजन हो गए। सल्फर कितने 2, सल्फर यहाँ पे कितने 2, ऑक्सीजन कितने 7 और एक 8, 4 to the 8, 8 ऑक्सीजन यहाँ पे। ये बैलेंस हमारे पास केमिकल इक्वेशन हो गई। ये हमारे पास आ गया सल्फ्यूरिक एसिड। सेकंड्स में इसकी होगी हमारे पास। और ये सबको क्लियर है तो प्लीज थम्स अप दे दीजिए मुझे।
क्लियर क्लियर क्लियर। सल्फ्यूरिक एसिड तो हमारे पास पहले से ही था ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाया है। हाँ यही चीज है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास होना चाहिए। एक और सवाल आता है मेरे पास कि हम कहते हैं कि एसिड रेन का जो चैप्टर है, एसिड रेन का जो टॉपिक है, उसमें हम कहते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ जो सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में जाके वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड बना के एसिड रेन की फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। सही है, लेकिन वहां पे तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास है ही नहीं, तो सल्फ्यूरिक एसिड बन कैसे रहा है। और एक और चीज मैं बताऊं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारे पास बना, उसको डायरेक्ट से सॉरी सल्फर ट्राइऑक्साइड जो हमारे पास बनाए, उसको हम डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्ट करवाए ना, तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन जाना चाहिए। ये चीज मैंने पूछी थी मिस से, लेकिन मिस ने कहा कि जब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे हमारे पास फॉग बनेगी। सही है, फॉग टाइप की एक चीज बनेगी जो मेरे पास लिखी हुई है। हाँ, एक एसिडिक फॉग बनेगी जो कि हमारे किसी काम की नहीं होगी। तो H2O प्लस SO3 की इक्वेशन अगर मैं बनाना चाहता तो वो फॉग बनती जो हमारे किसी काम की नहीं होती। सो वो फॉग जो होती है वो हमारे पास एसिड रेंज में होती है, वो हमारे पास नीचे आती है जितना मैं समझ रहा हूँ। बिकॉज वहां पे हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज नहीं कर रहे, तो वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनता, वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड की जो फॉग होती है वो बन के हमारे पास एसिड रेन की फॉर्म में नीचे आती है। सो वो चीज है हमारे पास यहाँ तक। बेनजीर अब्दुल्ला एंड हिबा एंड अकदस, थैंक यू फॉर योर क्लास। अभी 4 मिनट रहते हैं, सो मैं चाहता हूँ ऑस्टवर्ड जो प्रोसेस है उसको भी सेकंड्स में घुमा दूं। कल जो टाइम बचेगा उसमें 2-4 सवाल और ज्यादा कर लेंगे ऐसे डिस्कशन के। तो ऑस्टवर्ड प्रोसेस जो होता है उसमें हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हम सिर्फ नाइट्रिक एसिड को बनाते हैं। ओके, इसमें भी वही चीज होगी क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की मदद से हम बनाएंगे नाइट्रिक एसिड। सही है। सो इसमें मैं लिखने में ज्यादा टाइम जाया नहीं करूंगा, आपको मैं अपनी कॉपी में से ही जल्दी से इसको समझाने की कोशिश करूंगा बिकॉज इट इज वेरी इजी, या बच्चों वाला टॉपिक है। सो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसका रॉ मटेरियल लिखें तो हमारे पास अमोनिया चाहिए हमें। ओके, अमोनिया चाहिए, साथ ही साथ हमें चाहिए वाटर। ओके, अमोनिया चाहिए, वाटर चाहिए एंड ऑक्सीजन चाहिए एज अ रॉ मटेरियल हमें ओसवाल्ड प्रोसेस में। नाइट्रिक एसिड मींस HNO3 की मैन्युफैक्चरेशन में। सो अमोनिया जो हमारे पास आती है गैस, अमोनिया गैस हम यहाँ पे कैसे आई। सो अमोनिया गैस को हम एबर्स प्रोसेस से भी बना सकते हैं, इसके अलावा अमोनिया गैस हमारे पास दूसरे तरीकों से भी आ सकती है। बहरहाल हम अमोनिया को लेके आए एज अ रॉ मटेरियल, उसकी ऑक्सीडेशन करवाई, एज अ रिजल्ट हमारे पास ये नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर जो बना है, वो वाटर जो है वाटर वेपर्स बनेंगे जो कि ऊपर चले जाएंगे हवा में। इस रिएक्शन में अमोनिया की ऑक्सीडेशन होगी, NO बनेगा, साथ में वाटर वेपर्स बनेंगे। ये रिएक्शन जो होता है एक्सोथर्मिक मींस हीट रिलीज होती है, इसलिए -24.8 लिखा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे कंडीशन ये है कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, 600 डिग्री सेल्सियस का। कैटलिस्ट यूज होगा, कंडीशन याद ही करनी पड़ेंगी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं चलने वाला। ओके, सो कैटलिस्ट यूज होगा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। उसके बाद जो ये NO बना है हमारे पास, इसको हम करेंगे वापस ऑक्सीडाइज। सो इस ऑक्सीडाइज इसे करेंगे, NO प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन करेंगे। और यहाँ पे देखा टेम्परेचर जो था वो 600 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे हम टेम्परेचर को कम कर देंगे। ओके, और कैटलिस्ट सेम होगा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, टेम्परेचर जो वो हम 150 डिग्री सेल्सियस पे लेके आए हैं यहाँ पे। ओके, 150 डिग्री सेल्सियस को, यहाँ 50 से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस के बीच में कोई भी टेम्परेचर होना चाहिए। सो उस टेम्परेचर को हम लेके आए, हमारे पास बना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, ये दूसरा रिएक्शन भी हमारे पास होता है एक्सोथर्मिक। उसके बाद हम सिंपली करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सिंपली हाइड्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है NO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हमारे पास बनेगा नाइट्रिक एसिड। और ये भी रिएक्शन जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मींस जितने भी रिएक्शन हमारे पास ओस्टवर्ड प्रोसेस में हो रहे हैं या नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन में हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरेशन में हो रहे हैं, वो हमारे पास सारे के सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैं।
और सिंपल से रिएक्शन से कि अमोनिया को ऑक्सीडाइज करो, NO बनेगा, NO को ऑक्सीडाइज करो, NO2 बनेगा, NO2 को हाइड्रेटेड कर दो, मींस एडिशन ऑफ वाटर करो तो आपके पास अमोनियम सॉरी आपके पास नाइट्रिक एसिड आ जाएगा। इक्वेशंस को बैलेंस करना चाहते हो तो कर दो। इसके साथ हमारी आज की क्लास होती है खत्म। और ये नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन या मैन्युफैक्चरेशन क्लियर है सबको? तो प्लीज थम्स अप।